आज हम लोग बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का कुछ स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, जिसमें से एक बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ना है। तो आज हम लोग बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, डिस्कशन देखेंगे, उसके बाद और भी क्या-क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, वो सब भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं बर्नौलियन ट्रायल। बर्नौलियन ट्रायल किसको कहते हैं, उसके बारे में पहले समझते हैं। तो ट्रायल ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड बर्नौलियन ट्रायल। यहाँ बर्नौलियन होगा, बर्नौलियन ट्रायल इफ दे सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। ट्रायल मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट को अगर हम लोग परफॉर्म करते हैं तो वही ट्रायल हो गया। अगर किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट को आप परफॉर्म कर रहे हैं, मान लीजिए अगर एक सिक्के को भी टॉस कर रहे हैं तो वो भी एक ट्रायल हो गया, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का परफॉर्मेंस हो गया, तो वो भी एक ट्रायल हो गया। तो ट्रायल ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड बर्नौलियन ट्रायल इफ दे सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। अगर वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करें। सबसे पहला, दे आर फाइनाइट इन नंबर। नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो फाइनाइट होना चाहिए। मतलब जितना बार हम लोग रिपीट कर रहे हैं, बार बार वो इस रैंडम एक्सपेरिमेंट को दोहरा रहे हैं, तो वो फाइनाइट नंबर होना चाहिए। दूसरा है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अगर फर्स्ट बार हम लोग कोई ट्रायल कर रहे हैं, फर्स्ट बार अगर हम लोग कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं और उसके बाद फिर जब दूसरा बार करेंगे, तो दूसरा बार और पहला बार दोनों जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा। मतलब फर्स्ट बार में क्या रिजल्ट आ रहा है उससे दूसरा को कोई मतलब नहीं। फर्स्ट में अगर मान लीजिए एक कॉइन को टॉस करते हैं, तो कॉइन को टॉस करते हैं फर्स्ट बार में, या तो हेड आएगा या टेल आएगा फर्स्ट बार में। और अगर सेकेंड बार करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि जो फर्स्ट में आया वो नहीं आ सकता है। इससे कोई मतलब नहीं है। सेकेंड जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर भी हेड और टेल आने की संभावना बिल्कुल सेम होगा। जितना फर्स्ट में होगा उतना ही सेकेंड में भी होगा। तो सेकेंड जो है वो फर्स्ट पर डिपेंड नहीं कर रहा है। फर्स्ट में क्या आ रहा है उससे सेकेंड को कोई मतलब नहीं है। सेकेंड जो है वो इंडिपेंडेंट है फर्स्ट से, तो वो इंडिपेंडेंट ट्रायल होना चाहिए। फिर ईच ट्रायल हैज एग्जैक्टली टू आउटकम्स, सक्सेस और फेल्योर। वहां पर हम लोग दो आउटकम ही लेंगे, दो आउटकम ही कंसिडर करेंगे। प्रत्येक ट्रायल में हम लोग दो रिजल्ट बनाएंगे, एक को कहेंगे सक्सेस और एक को कहेंगे फेल्योर। अब सक्सेस और फेल्योर क्या है, मान लीजिए अगर कॉइन ये एक पासे को, लूडो का पासा को आप टॉस करते हैं, तो लूडो का पासा जब टॉस करेंगे तो मान लीजिए सिक्स आने को आप सक्सेस कहिए, सिक्स आने को आप सक्सेस कहिए और सिक्स नहीं आया तो वो फेल्योर हो गया। सिक्स नहीं आया तो नॉट सिक्स। जैसे लूडो अगर खेलते भी हैं तो जनरली फर्स्ट बार में जो है वो सिक्स आता है, तब वो गोटी जो है घर से बाहर निकलता है, ये तो जानते हैं। तो सिक्स आया तो इसका मतलब सक्सेस हो गया, और सिक्स नहीं आया मतलब फेल्योर हो गया। तो दो ही आउटकम हम लोग वहां पर कंसिडर करेंगे, एक सक्सेस और एक फेल्योर। अब उसका प्रोबेबिलिटी दोनों का अलग अलग हो सकता है। जैसे सक्सेस आने का प्रोबेबिलिटी, मान लीजिए लूडो का पासा फेंक रहे हैं और सिक्स आए तभी सक्सेस मानेंगे, तो सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1/6। टोटल आउटकम्स होता है सिक्स। लूडो का पासा जब फेंकेंगे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, तो उसमें सिक्स आने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/6। और फेल होने का प्रोबेबिलिटी, देखिए सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी को पी से और फेल होने के प्रोबेबिलिटी को क्यू से डिनोट करेंगे। तो क्यू कितना आएगा, 5/6 आएगा। क्योंकि नॉट सिक्स में कौन कौन सा आ सकता है, या तो वन आ जाए, या टू आ जाए, या थ्री आ जाए, या फोर आ जाए, या फाइव आ जाए। इसका मतलब सिक्स नहीं आया मतलब फेलियर हो गया। ये सब में से कोई भी एक नंबर आ जाता है मतलब फेलियर है, और सिक्स आ रहा है तो सक्सेस है। तो ये सब आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, इसमें फाइव फेवरेबल केसेज है और टोटल केसेज सिक्स हो गया। और यहाँ पर दोनों सक्सेस और फेलियर दोनों होने के प्रोबेबिलिटी का सम वन हो जाएगा। सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी 1/6 है और फेलियर होने का प्रोबेबिलिटी 5/6 है। आप दोनों को सम करेंगे तो 6/6 मतलब 1 हो जाएगा। तो P प्लस Q इक्वल टू 1। P हम लोग कह रहे हैं सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी और Q कह रहे हैं फेलियर होने का प्रोबेबिलिटी, और दोनों का जो सम है वो 1 के इक्वल होगा, जैसे मैं ये लूडो के पासा वाला बताया हूँ। तो यहाँ पर ईच ट्रायल हैज एग्जैक्टली टू आउटकम, सक्सेस और फेलियर, दो ही आउटकम्स होगा उसको। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर रिमेन सेम इन ईच ट्रायल। अब सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी और फेल होने का प्रोबेबिलिटी जितना बार भी हम लोग ट्रायल करते हैं सब में सेम आएगा। मान लीजिए लूडो का पासा आप एक बार नहीं बल्कि 5 बार फेंक रहे हैं, 5 बार फेंक रहे हैं, तो फर्स्ट में सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी 1/6 आया था। फर्स्ट बार जब फेंक रहे हैं तो 1/6 है, मतलब सिक्स आने का, सक्सेस होने का मतलब क्या हो गया, सक्सेस हम लोग कब कह रहे हैं, जब सिक्स आ रहा है। तो सिक्स आने का प्रोबेबिलिटी 1/6 है पहला बार में। अगर पहला बार नहीं आया, मान लीजिए आप फिर दूसरा बार भी फेंकते, 5 बार आपको फेंकना है, तो 5 बार अगर लूडो का पासा फेंक रहे हैं तो दूसरा बार सक्सेस होने का भी प्रोबेबिलिटी 1/6 होगा, तीसरा बार भी सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी 1/6 होगा, चौथा बार भी 1/6 आएगा, पांचवा बार भी 1/6 आएगा। तो प्रत्येक बार सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी सेम है, या फेलियर होने का भी प्रोबेबिलिटी प्रत्येक बार सेम होगा। तो यहाँ पर कहता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर रिमेन सेम इन ईच ट्रायल, प्रत्येक ट्रायल में सेम होना चाहिए। तो ये जो चार कंडीशन है, अगर चारों कंडीशन सेटिस्फाई करता है कोई भी ट्रायल रैंडम एक्सपेरिमेंट का, तब वैसे ट्रायल को हम लोग कहते हैं बर्नौलियन ट्रायल। बर्नौलियन ट्रायल उसी को कहेंगे जो ये चार कंडीशन को सेटिस्फाई करे। सबसे पहला फिर से समझ लीजिए, सबसे पहला जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है वो फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट ट्रायल्स नहीं होगा। दूसरी चीज, जितना बार भी हम लोग ट्रायल कर रहे हैं सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा। तीसरी चीज, ईच ट्रायल हैज एग्जैक्टली टू आउटकम्स, दो ही आउटकम्स होगा, या तो सक्सेस होगा या फेलियर होगा।
जितना भी आउटकम आता है उसमें से एक सक्सेस बना देंगे, बाकी को फेल्योर बना देंगे। जैसे अभी हम लोग कर रहे थे लूडो का पासा वाला में 6 आएगा तो सक्सेस, और बाकी अगर कुछ भी नंबर आए तो वो फेल्योर। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेल्योर इन ईच ट्रायल रिमेन सेम। प्रत्येक ट्रायल में सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी सेम होगा, फेल होने का भी प्रोबेबिलिटी सेम होगा। अगर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वैसे ट्रायल को हम लोग बर्नौलियन ट्रायल कहेंगे। जैसे अभी मैं लूडो का पासा वाला बताया, वो भी एक बर्नौलियन ट्रायल हो गया। 6 आने का प्रोबेबिलिटी को सक्सेस मान रहे हैं। जरूरी नहीं कि 6 आने का प्रोबेबिलिटी को ही सक्सेस माने, कोई भी नंबर आएगा। मान लीजिए हम लोग इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी को सक्सेस कर सकते हैं। ऐसा बना सकते हैं कि इवन नंबर अगर आता है तो सक्सेस, और अगर इवन नंबर नहीं आता है तो फेल्योर मानेंगे हम लोग। तो एग्जांपल में यहाँ लिखा हूँ, ये डाई इज थ्रोन 6 टाइम, एक पासा को 6 बार फेंका गया है। लेट गेटिंग एन ऑड नंबर, ऑड नंबर आता है तो उसको सक्सेस कह रहे हैं, और गेटिंग एन इवन नंबर इज ए फेल्योर। यहाँ देखिए, अगर ऑड नंबर आता है तब उसको सक्सेस कह रहे हैं, और इवन नंबर अगर आता है तब उसको हम लोग फेल्योर करें। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए, नंबर ऑफ ट्रायल कितना है? 6। ये फाइनाइट है, नंबर ऑफ ट्रायल 6 है, फाइनाइट है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ये इंडिपेंडेंट भी है। अगर मान लीजिए फर्स्ट बार फेंक रहे हैं तो फर्स्ट बार में क्या रिजल्ट आया उसको दूसरा बार जब फेंकेंगे तो दूसरा बार में फर्स्ट बार में जो आया है उससे सेकेंड को कोई तो मतलब है नहीं। सेकेंड में जो फर्स्ट में आया वो सेकेंड में भी आ सकता है। तो ट्रायल जो है वो इंडिपेंडेंट है। ईच ट्रायल हैज एग्जैक्टली 2 आउटकम, सक्सेस और फेल्योर। अगर ऑड नंबर आता है तो सक्सेस, यानी कि ऑड नंबर आ रहा है मतलब सक्सेस में कौन कौन सा आ गया, 1 3 5 आता है तो सक्सेस। और फेल्योर में कौन सा हो जाएगा? फेल्योर में हो जाएगा 2 4 6 आता है तो फेल्योर, इवन नंबर आता है तो फेल्योर। तो 2 ही सक्सेस यहाँ पर आउटकम्स हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। और द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेल्योर रिमेन सेम इन ईच अदर। ईच ट्रायल, प्रत्येक ट्रायल में सक्सेस होने का और फेल्योर होने का प्रोबेबिलिटी सेम होगा। देखिए, सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, जिसको हम लोग पी से डिनोट करेंगे बाद में। तो पी से डिनोट करते हैं तो सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी फेवरेबल केसेज है 3 और टोटल केसेज होता है 6, यानी कि 1/2। और फेल होने का प्रोबेबिलिटी, टोटल केसेज है 3 और सॉरी फेवरेबल केसेज है 3 और टोटल केसेज है 6, यानी कि 1/2 ये भी। अब चाहे पहला बार फेंके या दूसरा बार फेंके या तीसरा बार फेंके, जितना बार भी 6 बार फेंकना है, तो प्रत्येक ट्रायल में सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी 1/2 ही आएगा, और फेल होने का प्रोबेबिलिटी 1/2 ही आएगा। यहाँ पर हाफ हाफ दोनों का प्रोबेबिलिटी है। तो ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए ये जो ट्रायल है वो कैसा ट्रायल हो गया? बर्नौलियन ट्रायल हो गया। बताइए, क्लियर है? यस नो? बर्नौलियन ट्रायल समझ में आ रहा है? मान लीजिए अगर हम लोग एक क्वाइन को ही टॉस करते हैं, हेड आने को सक्सेस मान ले, टेल आने को फेल्योर मान ले, मान लीजिए 10 बार क्वाइन को टॉस करते हैं तो वो भी एक बर्नौलियन ट्रायल हो जाएगा। क्लियर है? बर्नौलियन ट्रायल समझ में आ गया? बताइए यस नो, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है। अब देखिए आगे, द बर्नौलीज रैंडम वेरिएबल। अब बर्नौलीज रैंडम वेरिएबल क्या है ये समझिए। सपोज दैट इन बर्नौलियन ट्रायल्स ईच ऑफ विच रिजल्ट इन ए सक्सेस विथ प्रोबेबिलिटी p एंड इन ए फेल्योर विथ प्रोबेबिलिटी q, q जो है वो 1 माइनस p के बराबर होगा, वही हम लोग बात कर रहे थे, आर टू बी परफॉर्म। हम लोग क्या कर रहे हैं, बर्नौलियन ट्रायल को हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। कितना बार कर रहे हैं? n बार। मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना हो गया? n। किसको कर रहे हैं? बर्नौलियन ट्रायल को परफॉर्म कर रहे हैं। ईच ऑफ विच रिजल्ट, अब प्रत्येक ट्रायल में क्या रिजल्ट मिलेगा? सक्सेस, और इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा? p। और क्या मिलेगा? फेल्योर मिल सकता है, सक्सेस या फेल्योर, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? q से डिनोट कर रहे हैं, और q का वैल्यू 1 माइनस p के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी और फेल होने का प्रोबेबिलिटी 1 है, तो q का वैल्यू तो 1 माइनस p आ जाएगा यहाँ से। आर टू भी परफॉर्म, तो ये काम हम लोग कर रहे हैं, n बार हम लोग ट्रायल कर रहे हैं बर्नौलियन ट्रायल को। इफ x रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ सक्सेसेज दैट अकर इन n ट्रायल्स, n बार हम जब हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं तो x क्या है? नंबर ऑफ सक्सेसेज को डिनोट कर रहा है। तो देन x इज सेड टू बी ए बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल और बर्नौलीज रैंडम वेरिएबल विथ पैरामीटर n एंड p। देखिए क्या है, रैंडम वेरिएबल के बारे में पढ़ चुके हैं। मान लीजिए हम लोग किसी बर्नौलियन ट्रायल को n बार परफॉर्म कर रहे हैं, p है सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी, q है उसका फेल होने का प्रोबेबिलिटी। कितना बार परफॉर्म कर रहे हैं? n टाइम्स परफॉर्म कर रहे हैं। अब x जो है वो बता रहा है नंबर ऑफ सक्सेसेज को, नंबर ऑफ सक्सेसेज को, जितना बार सक्सेस हो जाए उसकी संख्या को हम लोग x से डिनोट कर रहे हैं। x एक रैंडम वेरिएबल हो जाएगा। मान लीजिए हम लोग n की जगह 10 टाइम्स हम लोग इसको परफॉर्म करते हैं, 10 बार इस बर्नौलियन ट्रायल को हम लोग करते हैं 10 टाइम्स। x जो है वो नंबर ऑफ सक्सेसेज है, तो x एक रैंडम वेरिएबल हो गया। हो सकता है 10 बार हम लोग फेंके, एक बार भी सक्सेस नहीं हो। मान लीजिए लूडो का पासा में ही आप 6 आने को सक्सेस मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, लूडो का पासा आपको फेंकना है और 6 अगर आ जाए तो सक्सेस मान लीजिए, अगर 6 नहीं आए तो फेलियर मान लीजिए। हो सकता है आप 10 बार फेंकें, एक बार भी 6 नहीं आए, तो उस समय x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। एक बार भी 6 नहीं आया मतलब एक बार भी सक्सेस नहीं हुई, तो नंबर ऑफ सक्सेसेस जो है वो 0 हो जाएगा, एक बार भी नहीं हुआ। तो हो सकता है 10 बार जब फेंक रहे हैं तो उसमें से एक बार 6 आ जाए, मतलब एक बार सक्सेस हो रहे हैं, तो x का वैल्यू 1 भी हो सकता है। 2 बार भी सक्सेस हो सकता है, 2 बार 6 आ सकता है, एक 3 बार भी 6 आ सकता है, और
ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उसकी भी संभावना है, चाहे संभावना कम ही क्यों ना हो, लेकिन 10 बार फेंके 10 बार 6 आ जाए, प्रत्येक बार 6 आ जाए, तो x का वैल्यू 10 तक जा सकता है। नंबर ऑफ सक्सेसेज है ये, 6 आने को हम लोग सक्सेस मान रहे हैं, तो x का वैल्यू 10 तक भी हो सकता है, जिसकी संभावना बहुत ही कम होगी, प्रोबेबिलिटी कम होगी, लेकिन उसको इग्नोर तो नहीं किया जा सकता है। 10 से 6 हो सकता है। कभी-कभी आप लूडो खेलते होंगे, देखते होंगे कि 2-3 बार 4 बार लगातार 6 आ जाता है, तो वो भी पॉसिबल है। 10 बार अगर हम लोग फेंक रहे हैं, तो 10 बार भी 6 हो जाए, मतलब नंबर ऑफ सक्सेसेज जो है वो 10 भी आ सकता है। तो ये जो रैंडम वेरिएबल मिला x का, ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हो सकता है। कितना वैल्यू हो सकता है? 0 से स्टार्ट होकर के 10 तक जा रहा है, मतलब अगर n बराबर 10 है तो 0 से n तक जाएगा। ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। नॉन नेगेटिव इंटीजर 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये n तक जा रहा है। जितना बार हम लोग ट्रायल कर रहे हैं उतना बार जा रहा है। तो ये जो वेरिएबल मिल रहा है, इस वेरिएबल को कहते हैं बर्नौलीज रैंडम वेरिएबल। इसी को कहते हैं बर्नौलीज रैंडम वेरिएबल या फिर बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल भी कहते हैं। और यहाँ पर n जो है और p है, इस दोनों को पैरामीटर कहते हैं इस रैंडम वेरिएबल का। तो x इज द बर्नौलीज रैंडम वेरिएबल विथ पैरामीटर n, p। n और p ये पैरामीटर कहलाता है। इस रैंडम वेरिएबल का ये पैरामीटर हो गया। देखिए मैं यहाँ पर वही लिखा हूँ कि इफ x रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ सक्सेसेस दैट अकर इन द n ट्रायल, n बार में जितना सक्सेस होता है उसको हम लोग x से डिनोट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन x इज सेड टू बी अ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल और बर्नौलीज रैंडम वेरिएबल विथ पैरामीटर n, p। इसका पैरामीटर n और p हो जाएगा। अब देखिए q नहीं लिया गया है, सिर्फ n और p लिया गया है। q ऐसे तो तुरंत निकल जाएगा, p पता रहे तो q तो निकल जाएगा ना। तो सिर्फ n और p दो चीज पता रहे तो तीसरा q तो निकाल ही सकते हैं जो यूज होगा वहां पर। तो इसीलिए q को लेने की जरूरत नहीं, पैरामीटर में हम लोग सिर्फ n और p लेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया बर्नौलियन ट्रायल और बर्नौलियन रैंडम वेरिएबल। जब बर्नौलियन ट्रायल करेंगे तो वहां पर ट्रायल में सक्सेस की बात हम लोग कर रहे हैं, तो जितना बार सक्सेस होगा उसकी संख्या को हम लोग x से डिनोट कर रहे हैं। x एक रैंडम वेरिएबल का काम करेगा और इसी रैंडम वेरिएबल को हम लोग कहेंगे बर्नौली रैंडम वेरिएबल। और x का वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट होकर के ये कहां तक जाएगा, n तक जाएगा। अगर नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो अगर n है तो n तक जाएगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा इसका वैल्यू। अब आगे देखते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? डिस्ट्रीब्यूशन तो आप लोग को पहले देख चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में होता क्या है कि जो रैंडम वेरिएबल है उसका डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू और उसके करस्पॉन्डिंग उसका प्रोबेबिलिटी अगर एक जगह लिखा हुआ आपको मिल जाए तो वो डिस्ट्रीब्यूशन होगी। यहाँ जब हम लोग बर्नौलीज में देख रहे हैं कि एक रैंडम वेरिएबल हम लोग डिफाइंड किए हैं एक्स। अब एक्स का ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है, 0, 1, 2 से लेकर के डॉट डॉट कहाँ तक है, n तक है। एक्स रैंडम वेरिएबल का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होता है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज का क्या प्रोबेबिलिटी होगा वो अगर हम लोग लिख दें तो वही डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। उसका नाम है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। एक्चुअली बाइनोमियल थ्योरम जो पढ़ते हैं आप लोग, तो उसी बाइनोमियल थ्योरम में r प्लस 1 टर्म जैसा ही यहाँ पर निकलता है डिस्ट्रीब्यूशन, इसीलिए इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहा गया। मैं अभी बताऊंगा तो पता चल जाएगा। तो रैंडम वेरिएबल का वैल्यू और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी दोनों अगर लिखा हुआ मिल जाए, टेबल में लिखा हुआ मिल जाए या कोई फार्मूला बना ले, ताकि उस फार्मूला से हम लोग एक्स का वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो उसका प्रोबेबिलिटी बता देगा, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो वही डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे जिसका नाम है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए ये रैंडम वेरिएबल x इज सेड टू फॉलो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ इट एज्यूम्स ओनली नॉन नेगेटिव वैल्यूज। x कोई रैंडम वेरिएबल है, उसको हम लोग कहेंगे कि फॉलो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ इट एज्यूम्स ओनली नॉन नेगेटिव वैल्यूज। इसका नॉन नेगेटिव वैल्यूज होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा उसका वैल्यू, एंड इट्स प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज गिवन बाय। अब वो हम लोग अभी बात कर रहे थे ना कि x का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू और उसका प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, यहाँ पर डिस्क्रीट है तो वहां पर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन प्रोबेबिलिटी बता देता है x का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऐसे डिफाइंड होगा, देखिए px। अब ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को px से डिनोट करें या fx से डिनोट करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप fx से भी डिनोट कर सकते हैं, ये फंक्शन है। एक्चुअली ये प्रोबेबिलिटी बताता है इसीलिए हम लोग px से भी डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल p ऑफ x। ये x का एक फंक्शन होगा, x का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पर ये प्रोबेबिलिटी बता देगा। ये क्या बता रहा है, ये प्रोबेबिलिटी बता रहा है x इक्वल टू रैंडम वेरिएबल x का वैल्यू स्मॉल x होने का प्रोबेबिलिटी बताएगा। कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला NCx p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस एक्स, जहाँ x का वैल्यू क्या होगा, 0 से लेकर के n तक होगा। अभी हम लोग बात कर रहे थे रैंडम वेरिएबल का वैल्यू 0 से n तक होगा। और q क्या है, q जो है वो 1 माइनस p। तो अगर x का वैल्यू हम लोग ये सब रखते हैं 0 से n माइनस 1 तक, तो उस समय प्रोबेबिलिटी ऐसे निकलेगा। मान लीजिए अगर आपको px इक्वल टू r का निकालना है, px इक्वल टू r का निकालना है तो कैसे निकलेगा, NCr p टू द पावर r q टू द पावर n माइनस r। और ये देखिए आप इस p प्लस q यहाँ पर ये जो है वो p प्लस q इसका पावर n का r प्लस 1 टर्म है। इसको बाइनोमियल थ्योरम से अगर एक्सपेंड करें तो बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करने पर ये r प्लस 1 टर्म यही आता है, NCr p टू द पावर r q टू द पावर n माइनस r होता है।
तो इसीलिए इसका नाम जो है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये बाइनोमियल थ्योरम का r+1 एक टर्म से रिप्रेजेंट होता है। तो देखिए मैं यहाँ पर बात क्या कर रहा था, ये प्रोबेबिलिटी बता रहा है, किसका प्रोबेबिलिटी बता रहा है, रेंडम वेरिएबल स्मॉल एक्स होने का प्रोबेबिलिटी बता रहा है। अगर हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए पी एक्स, ये क्या बता रहा है, प्रोबेबिलिटी, किसका प्रोबेबिलिटी बता रहा है, रेंडम वेरिएबल का वैल्यू स्मॉल एक्स आने का। कैसे निकालेंगे इसका प्रोबेबिलिटी, एन सी एक्स, एन सी एक्स, एक्स जो यहाँ पर वही रखेंगे और p का पावर में x रखेंगे, q का पावर में n माइनस एक्स। ये कब होगा, जब रेंडम वेरिएबल का वैल्यू, बाइनोमियल रेंडम वेरिएबल का जो वैल्यू होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर 0 1 2 से लेकर के कहां तक n तक हो, तब होगा। और अगर ये सब वैल्यू नहीं रखें तब उस समय फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर ये सब नहीं रखते हैं तो उस समय फंक्शन का वैल्यू जीरो हो गया, यानी कि प्रोबेबिलिटी दूसरे केस में अगर ये x का वैल्यू नहीं रखते हैं तो प्रोबेबिलिटी जो है वो जीरो होगा। तो इस तरीके से अगर कोई रेंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन डिफाइंड होता है तब उसको हम लोग कहेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर इस तरीके से हम लोग प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को डिफाइन करते हैं रेंडम वेरिएबल x का, तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। Where the random variable x denotes the number of successes in n trials, x क्या डिनोट कर रहा है, जो नंबर ऑफ सक्सेसेज है n ट्रायल में उसको, एंड x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू 0 1 2 से लेकर के n तक होगा, यानी रेंडम वेरिएबल का वैल्यू 0 1 2 से लेकर के n तक होगा, n ट्रायल कर रहे हैं तब। एनी रेंडम वेरिएबल व्हिच फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज बाइनोमियल वेरिएट, जो भी रेंडम वेरिएबल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा उस रेंडम वेरिएबल को बाइनोमियल वेरिएट भी कह सकते हैं। बाइनोमियल वेरिएट या बाइनोमियल रेंडम वेरिएबल का लीजिए या बर्नौलीज रेंडम वेरिएबल का लीजिए, बात एक ही है, जो मैं पहले बताया हूं उसको बाइनोमियल रेंडम वेरिएबल पूरा बोल सकते हैं, बर्नौलीज रेंडम वेरिएबल बोल सकते हैं, या फिर शॉर्ट में क्या कर सकते हैं कि बाइनोमियल वेरिएट, जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है उसको बाइनोमियल वेरिएट कहेंगे। आगे, द टू इंडिपेंडेंट कांस्टेंट एन एंड पी, ये दोनों इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है, एन तो अलग है, पी अलग चीज है। एन जो है वो नंबर ऑफ ट्रायल है और पी जो है वो प्रोबेबिलिटी है सक्सेस होने का। तो ये जो दोनों कांस्टेंट है इन द डिस्ट्रीब्यूशन आर नोन एज द पैरामीटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ये पैरामीटर कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन का, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ये पैरामीटर हो गया। एन इज आल्सो समटाइम्स नोन एज द डिग्री ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एन जो है जितना बार ट्रायल करते हैं वो जो संख्या है वो डिग्री ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहलाता है, उसको डिग्री भी कहीं 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 लिखा हुआ मिल सकता है आपको। वी शैल यूज द नोटेशन, ये यूज करेंगे हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को लिखने के लिए, टू डिनोट द रैंडम वेरिएबल एक्स फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर एन एंड पी। अब जैसे देखिए अगर ये लिखना है कि x इज ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर एन एंड पी, अगर ये पूरा इतना लंबा जो लिखना है x इज ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर एन एंड पी, उसको सिर्फ क्या लिख देंगे, ये सिंबल है, इसका मतलब वही हो जाएगा। सिर्फ ये लिख दिया, मतलब वो पूरा जो मैं सेंटेंस बताया वो पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स इज ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर एन एंड पी, ये बी जो लिखा हुआ मतलब बाइनोमियल हो गया और यहाँ पर एन और पी जो है वो पैरामीटर है, तो शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं इसको, ये नोटेशन यूज करते हैं। अब बताइए ये क्लियर है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ रहा है। यहाँ पर क्या होगा कि एक्स का कोई भी जो रेंडम वेरिएबल का वैल्यू है वो कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो उसका प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन में होता क्या है, रेंडम वेरिएबल का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू और उसका प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ से तो पता चल रहा है, जीरो भी पुट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगा, 1 पुट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगा, 2 पुट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगा। तो एक फॉर्मूला बन गया, एक फंक्शन बन गया, तो उस फंक्शन से हम लोग किसी भी रेंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, इसी को हम लोग कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक स्पेशल नाम है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है, यस नो बताइए, समझ में आ गया? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, इस क्वेश्चन से समझिए। क्वेश्चन ये है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग ए टारगेट इज 1/4, अगर किसी टारगेट को हिट किया जाए, टारगेट को हम लोग को हिट करना है तो इसका प्रोबेबिलिटी है 1/4, उसको हिट करने का प्रोबेबिलिटी है। If he fires 7 times, what is the probability of his hitting the target at least twice? क्वेश्चन जरा समझिएगा। मान लीजिए बंदूक से गोली छोड़ा गया है किसी टारगेट को हिट करने के लिए, अब वो टारगेट हिट हो जाए, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4। और यहाँ पर कहता है कि इफ ही फायर 7 टाइम्स, मान लीजिए 7 टाइम्स वो फायर कर रहा है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट ट्वाइस, कम से कम 2 बार हिट हो जाए 7 बार में, उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, कम से कम 2 बार हिट हो जाए। तो जरा समझिएगा सॉल्यूशन। अब P यहाँ पर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द मैन हिटिंग द टारगेट, सक्सेस किसको कहेंगे हम लोग, यहाँ पर भी दो चीज बनाइए अपने से, तो अगर हिट कर लेता है तो सक्सेस मानिए, नहीं हिट करता है तो फेलियर मानिए, दो ही चीज होगा यहाँ पर, दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो जाएगा, मतलब P का कॉम्प्लीमेंट्री Q, सॉरी हिट करने का कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हिट करना।
तो P जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ द मैन हिटिंग द टारगेट, मतलब अगर टारगेट को हिट कर देता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी को हम लोग P कह रहे हैं, और ये दिया हुआ क्वेश्चन में 1/4, हम लोग को निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। यहाँ Q निकाल लेते हैं। Q का मतलब ये हो गया, P सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी, हिट कर गया मतलब सक्सेस हो गया, और Q प्रोबेबिलिटी बताएगा नहीं हिट करने का, यानी कि फेल होने का। नहीं हिट किया मतलब फेल हो गया, तो ये कैसे निकलेगा, Q इक्वल टू 1 माइनस 2, और P का वैल्यू पता है 1/4, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 3/4 आ गया, Q का वैल्यू भी निकल गया। N क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना है, 7 टाइम्स, 7 बार यहाँ पर ट्रायल किया जा रहा है। तो अब देखिए ये निकालते हैं Px, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x हिट इन 7 शॉट। एक्स, कैपिटल एक्स क्या डिनोट करेगा, 7 बार वो फायर किया है, 7 बार में जितना बार हिट कर दे उसी की संख्या को हम लोग कैपिटल एक्स से डिनोट करेंगे। एक्स रैंडम वेरिएबल हो गया, और कैसा रैंडम वेरिएबल हो गया, कौन सा, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स, ये एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ हिट्स को। 7 टाइम जब वो फायर कर रहा है तो जितना बार हिट करेगा उसकी संख्या को एक्स से डिनोट करेंगे। क्या क्या वैल्यू हो सकता है एक्स का, हो सकता है 7 बार फायर किया, एक बार भी हिट नहीं करे, एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। एक बार भी हिट नहीं करेगा, एक बार भी वो सक्सेस नहीं होगा। हो सकता है 7 टाइम्स में से एक बार हिट करे और 6 बार उसका हिट नहीं करे, तो उस समय अगर एक बार हिट करता है तो एक्स का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 बार भी हिट कर सकता है, 3 बार भी हिट कर सकता है, अगर ज्यादा अच्छा निशाना है उसका तो 7 बार भी हिट कर सकता है। तो 0 से लेकर के कितना हो जाएगा, 7 तक एक्स का वैल्यू हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल हो गया। अब 7 शॉट में से एक शॉट टारगेट को हिट कर जाए, इसके प्रोबेबिलिटी को हम लोग Px से डिनोट कर रहे हैं। इस प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को Px से डिनोट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हो गया। कैसा निकलेगा, अभी हम लोग फॉर्मूला देखें, n बार में से x बार हिट करे, x बार सक्सेस हो, इसका प्रोबेबिलिटी होता है ncx p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x। n बार में x बार सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ हिट करने का मतलब सक्सेस होना, तो 7cx p टू द पावर x q टू द पावर 7 माइनस x। यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना है, 7 है, तो इसीलिए जहां n है, n की जगह हम लोग 7 बैठा दिया, 7cx p टू द पावर x और q टू द पावर 7 माइनस x। ये बता देगा 7 शॉट में से एक शॉट हिट कर जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बता देगा। ये हो गया। और अब देखिए आगे, p का वैल्यू हम लोग को पता है, p का वैल्यू 1/4 है, और q का वैल्यू भी पता है 3/4, तो p का वैल्यू 1/4 और q का वैल्यू 3/4 पुट कर दिए। x क्या होगा, x 0 से लेकर के 7 तक होगा, रैंडम वेरिएबल का वैल्यू 0 से 7 तक होगा, मैं भी बता रहा था। अब जरा समझिए आगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हिट। अच्छा, इसको बताने के पहले मैं एक आगे बता रहा हूँ, जरा समझिएगा। अगर इसी में आपको पता करना है कि एक बार भी हिट नहीं हो, 7 बार ट्रायल किया उसमें से एक बार भी हिट नहीं हो, उसका प्रोबेबिलिटी पता करना है, तो कैसे पता करेंगे, पी एक्स इक्वल टू 0, एक बार भी हिट नहीं करे, इसको स्मॉल p 0 से भी डिनोट कर सकते हैं। ये x इक्वल टू 0, कैपिटल x इक्वल टू 0 का प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा, 7c0, यहाँ x की जगह 0 हो जाएगा, 7c0 p मतलब 1/4, 1/4 का पावर 0, और q का वैल्यू 3/4, इसका पावर 7 माइनस 0, तो 7c0 का वैल्यू तो 1 होता है, इसका पावर 0 करेंगे ये भी 1 हो जाएगा, और 3/4 का पावर 7, यानी कितना आ जाएगा ये, 3/4 का पावर 7, ये आ जाएगा। अगर 7 शॉट में एक भी शॉट हिट नहीं करे, उसका प्रोबेबिलिटी 3/4 का पावर 7, एक बार हिट करे उसका प्रोबेबिलिटी, एक बार अगर हिट करता है तो उसका प्रोबेबिलिटी को हम लोग स्मॉल p1 लिख सकते हैं, मतलब x का वैल्यू 1 हो गया। इसको ये क्या बताएगा, कैपिटल x का वैल्यू 1, यानी कि 7 शॉट में एक बार हिट करने का प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला, सिर्फ x के जगह 1 पुट कर देंगे, 7c1 1/4 का पावर 1 और 3/4 का पावर 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 मतलब हो जाएगा 6, 7 का वैल्यू 7 होता है, ये 1 का कुछ भी पावर करेंगे तो 1, और 4 का पावर 1 करने पर 4, यहाँ हो जाएगा 3 का पावर 6 डिवाइडेड बाय 4 का पावर 6। देखिए 7 माइनस 1 मतलब 6 हो जाएगा, तो 3 का पावर 6, 4 का पावर 6, तो ऊपर हो गया आपका 7 इंटू 3 का पावर 6, और नीचे आ गया 4 का पावर 7, 4 का पावर 7 आ रहा है, तो ये एक बार हिट करने का प्रोबेबिलिटी निकल गया। तो इस तरीके से हम लोग जितना बार हिट कर रहा है मैक्सिमम 7 टाइम्स हिट कर सकता है, तो ये सभी का प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा यहाँ से, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बता देती है। ये जो फॉर्मूला बनाया है यहाँ पर, इस फॉर्मूला में x का जो वैल्यू पुट करेंगे उसके बाद उसका प्रोबेबिलिटी तो यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और ये खास तरह का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका नाम है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में तो वही होता है ना, x का वैल्यू और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, तो x का वैल्यू हम लोग को पता है, x का वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट करते चल जाएंगे, उसका प्रोबेबिलिटी निकलते चल जाएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कहता है कि 7 बार हिट किया गया, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट ट्वाइस, कम से कम 2 बार हिट करें, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हिट, इसका कैसे निकालेंगे, पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यही प्रोबेबिलिटी निकालना है।
एक्स का वैल्यू 2 या 2 से अधिक होगा, एटलीस्ट 2, कम से कम 2 बार हिट करे, मतलब 2 भी कर सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, ये कर सकता है। तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का प्रोबेबिलिटी निकालना। अब जरा समझिए यहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। यहाँ एक्स का वैल्यू तो 0, 1, 2 से लेकर के कहाँ तक है, 7 तक। मतलब ये 0 है, यहाँ 1 है, ये 2 है, ये 3, 4, 5, 6, 7। इसको दो पार्ट में बांट देते हैं। देखिए, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। मतलब आप ऐसे समझिए, ये जो है x लेस देन 2 होने का, ये 0, 1 आता है, मतलब x लेस देन 2 और 2 से कम आने का प्रोबेबिलिटी, और इधर जो है वो 2 से अधिक होने का प्रोबेबिलिटी। इधर 2 से लेकर के 7 तक अगर आता है तो 2 या 2 से अधिक होने का प्रोबेबिलिटी। क्या सारा चीज पॉसिबल, मतलब सभी कंप्लीट हो गया ये? या तो 0, 1 आएगा x का वैल्यू, या फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7 आएगा। तो 0, 1 होने का प्रोबेबिलिटी बता देगा ये, और ये भी इधर का पूरे का प्रोबेबिलिटी बता देगा, कंप्लीट प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। तो कंप्लीट प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कितना होता है? यही सब हो सकता है, इसके अलावा तो और कुछ हो नहीं सकता। यहाँ पर x का वैल्यू यहाँ 0, 1 या फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इसमें आ जाएगा 0, 1। x लेस देन 2 का मतलब 0, 1, और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 का मतलब ये पूरा इधर। तो या तो ये हो या ये हो इसका प्रोबेबिलिटी। तो इसका होने का प्रोबेबिलिटी और इसका होने का प्रोबेबिलिटी, कंप्लीट प्रोबेबिलिटी हो गया। कंप्लीट प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है। तो आप ये कह सकते हैं, इसको उधर ले जाएंगे तो ये कह सकते हैं कि पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 1 माइनस पी एक्स लेस देन 2, ये है। तो ये फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं। अब क्यों ये यूज करेंगे? देखिए, अगर ये आप निकालना चाहते हैं तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2 का भी प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा, 3 का भी, 4 का भी, 5 का भी, 6 का भी, 7 का भी। ये 5 का प्रोबेबिलिटी निकाल करके ऐड करना पड़ेगा। 2, 2, 4, 2, 6 का प्रोबेबिलिटी, 6 का प्रोबेबिलिटी निकाल करके ऐड करना पड़ेगा। और अगर ये काम कर दें तो इसमें हम लोग को तो सिर्फ इसको निकालना है ना, हम लोग को सिर्फ इसको निकालना है। इसमें आप देखेंगे सिर्फ 2 ही का प्रोबेबिलिटी निकालने से काम चल जाएगा। तो 6 निकालने से ज्यादा आसान तो 2 निकालना है, और 2 का प्रोबेबिलिटी निकाल करके 1 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये ज़्यादा आसान होगा, इसीलिए हम लोग ये काम कर लेंगे। नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा कि लंबा होगा, उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, इसको ऐसा लिख दे रहे हैं। देखिए, पी एक्स ग्रेटर देन 2 जो है, इसको लिख रहे हैं, 1 माइनस पी एक्स लेस देन 2। मैं भी समझा चुका हूँ इसको। तो 1 माइनस पी एक्स लेस देन इक्वल टू 2, और पी एक्स लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब हो गया पी जीरो और पी वन। देखिए, ये हो जाएगा पी एक्स इक्वल टू 0, जिसको हम लोग फंक्शन में स्मॉल पी जीरो से डिनोट करते हैं, और एक्स इक्वल टू 1, जिसको हम लोग स्मॉल पी वन से डिनोट करते हैं। एक्स लेस देन 2 में तो यही आएगा, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। तो पी जीरो और पी वन दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ पर, तो ये पूरा प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। अब देखिए आगे, 1 माइनस पी जीरो, इसका प्रोबेबिलिटी कितना निकलेगा? ये तो अभी हम लोग काम कर चुके हैं, मैं समझा चुका हूँ पी जीरो के बारे में। पी जीरो कैसे निकलेगा? 7 सी जीरो, 1/4 का पावर 0, 3/4 का पावर 7 माइनस 0। और पी वन कैसे निकलेगा? पी वन निकलेगा 7 सी वन, 1/4 का पावर 1, 3/4 का पावर 7 माइनस 1। यहाँ तो फॉर्मूला निकला हुआ है, एक्स के जगह वैल्यू पुट कर देना है, एक्स का वैल्यू एक बार 0 और एक बार 1। अब बस इसी का कैलकुलेशन कर लेना है। तो कैलकुलेशन कितना आएगा? ये 7 सी जीरो का तो वैल्यू 1 होता है, ये 1 का पावर 1/4 का पावर 0, ये भी 1 हो जाएगा। तो 3/4 का पावर 7 बचा, 7 से 1 का वैल्यू 7, और ये 1/4 का पावर 1 मतलब 1/4, ये 3/4 का पावर 6। तो इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं आप लोग, मुझे करने की जरूरत नहीं है, इतना तो कर ही सकते हैं। तो ये इस तरीके का एक नंबर आएगा 4547 डिवाइडेड बाई 1192। ये कैलकुलेशन आप लोग करके देख सकते हैं। हाँ, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, 3 का पावर 7 मतलब 3 को 7 बार गुना करना पड़ेगा। तो हालांकि आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आप सोच रहे होंगे कि एग्जाम में अगर ये आता है तो हम वो लोग को इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं आएगा, इतना कैलकुलेटिव नहीं आएगा। और अगर आता भी है तो आपका इस तरीके का ऑप्शन में ही मिलेगा आपको। लेकिन मैं एक क्वेश्चन बताया हूँ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि ये कैलकुलेशन करना है, अभी आप कर लीजिए उसको। तो ये हो गया, कम से कम 2 बार हिट करने का प्रोबेबिलिटी ये आएगा, इतना प्रोबेबिलिटी होगा कम से कम 2 बार हिट करने का। कम से कम 2 का बार का मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें से कोई भी नंबर। क्या क्लियर है बताइए, यस नो? समझ में आ गया या नहीं? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोमेंट्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग फॉर्मूला देख लें कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फॉर्मूला है। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे मोमेंट, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट्स क्या, डिफरेंट डिफरेंट मोमेंट। तो 2 तरह का मोमेंट मैं बताया था,
एक तो मोमेंट होता है म्यू आर डैश, ये rth मोमेंट कहलाता है अबाउट मीन, सॉरी अबाउट जीरो, rth मोमेंट अबाउट जीरो, rth मोमेंट अबाउट जीरो, ये rth मोमेंट अबाउट जीरो। और म्यू डैश नहीं लगाते, म्यू आर लगाते हैं, तो म्यू आर डैश नहीं है, तो ये rth मोमेंट अबाउट मीन होता है। तो दो तरह का मोमेंट है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले मोमेंट में देखते हैं म्यू वन डैश। म्यू वन डैश में क्या होगा, म्यू वन डैश, ये मैं पहले बताया हूँ, ये एक्सपेक्टेशन होता है एक्स। म्यू वन डैश मतलब एक्सपेक्टेशन किसका होता है, एक्स का होता है। तो एक्स का एक्सपेक्टेशन हो जाएगा, और एक्स का एक्सपेक्टेशन कैसे निकलता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। यहाँ पर जो रैंडम वेरिएबल का वैल्यू मिल रहा है 0 1 2 3 से लेकर के n तक, नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो फाइनाइट है, तो ये डिस्क्रीट हो गया। तो डिस्क्रीट हो गया, तो डिस्क्रीट में कैसे निकालते हैं हम लोग, अगर एक्सपेक्टेशन निकालना है तो x का वैल्यू और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। मान लीजिए x का वैल्यू x1 है, प्रोबेबिलिटी p1 है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। x का वैल्यू x2 है, उसका प्रोबेबिलिटी p2 है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। डॉट डॉट x का वैल्यू xn है, उसका प्रोबेबिलिटी pn है, उसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। तो यही एक्सपेक्टेशन हो जाता है, जिसको हम लोग मीन भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर वही काम कर रहे हैं, x का वैल्यू रख रहे हैं और उसका प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं। x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेकर के n तक वैरी करेगा। अब देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हम लोग को पता है, x तो रहने देते हैं, पी एक्स इक्वल टू एक्स का प्रोबेबिलिटी कितना है, एन सी एक्स पी टू द पावर एक्स क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स। क्या समझिएगा, ये इसका प्रोबेबिलिटी हो गया, इसका वैल्यू हम लोग पुट कर दिए। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या करते हैं, ये सिग्मा रहने देते हैं, एक्स का वैल्यू 0 एन भी रहने देते हैं, यहाँ एक्स रहने दीजिए। कॉम्बिनेशन में आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, एन सी आर बराबर होता है एन डिवाइडेड बाय आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है। क्या करेंगे, एन और आर को डिवाइड कर देते हैं, ऊपर भी 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, नीचे भी 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, एन सी एक्स को क्या लिख रहे हैं, एन डिवाइडेड बाय एक्स एन माइनस वन सी एक्स माइनस वन, एन सी एक्स को एन डिवाइडेड बाय एक्स एन माइनस वन सी एक्स माइनस वन, और यहाँ पर पी टू द पावर एक्स क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स रहने देते हैं। अब ज्यादा ध्यान दीजिएगा, एक्स इक्वल टू जीरो को हटा देते हैं हम लोग। एक्स इक्वल टू जीरो को क्यों हटा देते हैं, एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो टर्म ही जीरो हो जाएगा, पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। एक्स इक्वल टू वन से लेते हैं हम लोग, यहाँ एक्स इक्वल टू जो जीरो लिखा हुआ है वो हम लोग जीरो नहीं लिखते हैं, एक्स इक्वल टू वन से लिखते हैं। क्यों जीरो हटाएं, फिर से समझिए, जीरो इसलिए हटाएं, क्या सिग्मा का मतलब क्या हो गया, एक बार जीरो पुट करेंगे, एक बार वन पुट करेंगे, एक बार टू पुट करेंगे, फिर लास्ट में एन पुट करेंगे, सबको सम कर देंगे। जीरो पुट करने से क्या होगा, एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा ना, और उसके बाद जो बचा एक्स इक्वल टू वन से लेकर के एन तक वो यहाँ लिख जाते हैं, ऐसा कर सकते हैं ये। तो क्या हुआ, फर्स्ट जो जीरो पुट किया तो वो तो जीरो हो गया, तो उसको गायब कर दिए। हम लोग सिर्फ कहां से ले रहे हैं, वन से ले रहे हैं, वन से लेकर के एन तक ले रहे हैं। अब यहां पर देखिए आप, ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, एन कॉमन ले, एन बाहर कर देते हैं, एन तो कांस्टेंट है, यहाँ तो एक्स ना वैरी कर रहा है, तो एन तो बाहर कर सकते हैं। एक पी को बाहर कीजिए, यहाँ से एक पी को बाहर करते हैं, और एक्स इक्वल टू वन टू एन, यहाँ पर बचेगा क्या, एन माइनस वन सी एक्स माइनस वन, एक पी बाहर किए तो p का पावर x माइनस वन और q का पावर n माइनस एक्स, ये बच जाएगा। जस्ट 1 मिनट। हाँ ठाकुर राम बिंदु, बताइए क्या सवाल है आपका, सवाल बताइए। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग, बताइए। सर यानी x इक्वल टू जीरो नहीं लेके x इक्वल टू वन लिए, तो हाँ, x को यहाँ तो नंबर ऑफ ट्रायल को भी डिनोट कर रहा है n नंबर ऑफ ट्रायल को डिनोट करा, बिल्कुल। x सर, तो इसलिए अगर ये नंबर ऑफ ट्रायल तो कभी जीरो नहीं हो सकता है। नंबर ऑफ ट्रायल जीरो, हाँ, तो इस वजह से भी हम x इक्वल टू वन ले सकते हैं। नहीं ये x जो है ना, x यहाँ x है, नंबर ऑफ ट्रायल तो जीरो नहीं होगा, ठीक है, नंबर ऑफ हाँ, ट्रायल 1 2 3 4 5, लेकिन उसमें सक्सेस होने का वैल्यू तो जीरो हो सकता है ना। सक्सेस होने का हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ ट्रायल जब भी करेंगे सर वो जीरो नहीं हो सकता है, वन टू थ्री फोर काउंटिंग हाँ तो हाँ, वो तो 1 से ही स्टार्ट होगा। तो इसीलिए ये भी लॉजिक रहेगा कि x इक्वल टू वन से स्टार्ट करेंगे। नहीं, x का वैल्यू जीरो हो सकता है, लेकिन x का वैल्यू हम लोग जीरो को यहाँ पर हटाए हैं ना। हाँ सर। x है नंबर ऑफ सक्सेस, मान लीजिए हम एक ही बार ट्रायल किए, हो सकता है वहां पर सक्सेस नहीं हो, तो नंबर ऑफ सक्सेस को डिनोट कर रहा है एक्स का वैल्यू, तो ये जीरो, एक्स का वैल्यू जीरो हो सकता है, नंबर ऑफ ट्रायल जीरो नहीं होगा, ठीक है एन जीरो नहीं होगा, लेकिन एक्स तो जीरो हो सकता है। यहाँ एक्स है, एक्स का वैल्यू जीरो, ठीक है सर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एन पी रहने देते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं,
अब x का वैल्यू 1 है तो 1 पुट कीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n माइनस 1 c 1 पुट करेंगे 1 माइनस 1 0 और p का पावर 1 माइनस 1 0 q का पावर n माइनस 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद n का वैल्यू x का वैल्यू 1 है, 1 के बाद 2 पुट कीजिए, 2 पुट करते हैं तो n माइनस 1 x का वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं 2 माइनस 1 मतलब 1 हो जाएगा, p का पावर 2 माइनस 1 मतलब 1 हो जाएगा और q का पावर n माइनस 2। ये एक बाइनोमियल थ्योरम में आ गया। लास्टली हम लोग n पुट करेंगे x के जगह, तो यहाँ हो जाएगा n माइनस 1 c n माइनस 1, यहाँ पर p का पावर n माइनस 1 q का पावर n माइनस n मतलब 0 हो जाएगा, यहाँ पर n माइनस n 0 हो जाएगा। देखिए ये पूरा बाइनोमियल थ्योरम ही हो गया। nc0 n की जगह n माइनस 1 है, nc0 p का पावर 0 q का पावर n, फिर nc1 p का पावर 1 q का पावर n माइनस 1 हो जाएगा। इसी तरीके से डॉट डॉट, तो ये बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्मूला से आपका आ जाएगा p प्लस q का पावर n माइनस 1, ये पावर n माइनस 1 ध्यान दीजिएगा। आप अगर इसको एक्सपेंड करेंगे ना तो यही आएगा, बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कीजिए, पावर n माइनस 1 है, पहले n माइनस 1 c0 p का पावर 0 q का पावर n माइनस 1, फिर n माइनस 1 c1 p का पावर 1 q का पावर इससे कम कर देना, p का पावर बढ़ता है q का पावर घटता है, तो p का पावर 1 हो गया, q का पावर घट करके n माइनस 2 हो गया। इसी तरीके से ये लास्ट यहाँ n माइनस 1 c n माइनस 1 तक आया है, तो ये p प्लस q का पावर n माइनस 1 हो जाएगा और p और q दोनों का सम 1 होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दोनों 1 हो जाता है, तो यहाँ n p और ये जो है वो 1 हो जाएगा, 1 का पावर n माइनस 1 यानी कि सिर्फ कितना आ गया n p आ गया। तो म्यू 1 डैश जो है वो किसके बराबर आ रहा है, एक्सपेक्टेशन किसके बराबर आ रहा है, एन पी के बराबर आ रहा है, तो मैं उसी चीज को यहाँ पर लिखा हूँ। देखिए ये जो है वो एन पी है, यहाँ पर वही चीज है, ये सिग्मा को भी हम लोग एक्सपेंड किए, यहाँ पर मैं एक्सपेंड नहीं करके डायरेक्ट इसका यहाँ पर लिखा हूँ, आप एक्सपेंड करके लिख सकते हैं क्यू प्लस पी टू द पावर n माइनस 1, तो ये एन पी हो गया, यानी कि मीन जो है, एक्सपेक्टेशन को मीन भी कहते हैं, तो म्यू 1 डैश यानी कि एक्सपेक्टेशन यानी कि मीन जो है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, n इंटू पी होता है। अब जरा देखिए, द मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज एनपी, एक फॉर्मूला हो गया, याद रखिएगा, मीन जो होता है या एक्सपेक्टेशन का लीजिए या फर्स्ट मोमेंट का लीजिए, वो जो है वो एनपी के बराबर होगा। अब म्यू टू डैश क्या होता है, एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन होता है, म्यू टू डैश एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन होता है। एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन में सिर्फ अंतर क्या होगा, यहाँ जो एक्स लिखे थे यहाँ एक्स स्क्वायर होगा। अब ये क्या करते हैं, इसका प्रोबेबिलिटी को हम लोग लिख जाते हैं, इसका वैल्यू लिख जाते हैं, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में इसका वैल्यू क्या होता है, एनसीएक्स पी टू द पावर एक्स क्यू टू द पावर n माइनस। अब जरा समझिएगा इसको कैसे लिखते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग कैसे लिख रहे हैं समझिएगा। यहाँ पर हम लोग कर देते हैं सिग्मा एक्स इक्वल टू 0 टू n, एक्स स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिखते हैं एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स। देखिए तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर ही बचेगा यहाँ, और एन सी एक्स पी टू द पावर एक्स क्यू टू द पावर n माइनस एक्स, ये हो गया। अब यहाँ पर सिग्मा एक्स इक्वल टू 0 टू n, ये अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू, जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको देखिए कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं n बाय एक्स, फिर n माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1 और फिर n माइनस 2 सी एक्स माइनस 2, ये फॉर्मूला है कॉम्बिनेशन का, एन सी एक्स को लिख सकते हैं n बाय एक्स इंटू एन माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1 और फिर n माइनस 2 सी एक्स माइनस 2, और ये बाकी जो है p का पावर x q का पावर n माइनस एक्स रहने देते हैं, और प्लस सिग्मा, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा ना, यही वाला आ जाएगा, देखिए यही चीज आ जाएगा, एक्स एन सी एक्स पी टू द पावर एक्स क्यू टू द पावर n माइनस एक्स, उसमें भी सिग्मा लगे होगा, तो इसका वैल्यू तो हम लोग को पता है एनपी है, तो इसका वैल्यू जो दूसरा वाला है उसका वैल्यू एनपी हो। इसमें अब हम लोग जीरो से स्टार्ट नहीं करते, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखिए ये हम लोग 2 से स्टार्ट करते हैं। क्यों जीरो से स्टार्ट नहीं किए, क्योंकि जीरो पुट करने से भी टर्म जीरो आ रहा है और 1 पुट करने से भी जीरो आ रहा है, 1 माइनस 1 जीरो आ जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो आ रहा है, तो इसीलिए जीरो और 1 दोनों केस में जीरो आ रहा है, तो इसीलिए उसको हम लोग पुट नहीं किए, उसको हम लोग हटा दिए। अब यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो है यहाँ से n माइनस 1 को बाहर करते हैं, n माइनस 1 को बाहर करते हैं और p स्क्वायर को भी बाहर कर देंगे, सिग्मा x इक्वल टू 2 टू n माइनस 2 सी एक्स माइनस 2 और p, दो p बाहर किए, p स्क्वायर बाहर किए, तो p का पावर x माइनस 2 और q का पावर n माइनस 1 और प्लस n2, ये जो है आप एक्सपेंड करके देखेंगे तो बाइनोमियल थ्योरम में आ जाएगा। ये सिर्फ अंतर क्या होगा, n माइनस 2 आएगा, n की जगह n माइनस 2 आएगा, तो यहाँ n इंटू n माइनस 1 इंटू पी स्क्वायर, और ये जो है एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा p प्लस क्यू या q प्लस p जो भी कह लीजिए,
Q प्लस P का पावर n माइनस 2 आ जाएगा, मैं अभी किया था ना वैसे ही हो जाएगा, और प्लस NP, ये तो 1 हो जाएगा, तो बचेगा n इंटू एन माइनस 1 इंटू पी स्क्वायर प्लस NP। तो ये सेकेंड मोमेंट जो है वो इतना के बराबर आ जाएगा, मैं यहाँ पर लिखा हूँ वही चीज, ये सेकेंड मोमेंट जो है वो आ रहा है n इंटू एन माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस Q प्लस P, ये जो 1 हो जाएगा प्लस NP। तो ये पूरे का वैल्यू 1 हो गया, तो सिर्फ इतना बचेगा और इतना बचेगा, वही चीज जो मैं समझा रहा था वही चीज मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो देखिए क्या आएगा, म्यू टू डैश जो है वो n n माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस NP। अब कैसे आया, ऐसे तो मैं क्लियर कर दिया हूँ, बता दिया हूँ, लेकिन आपको उस पर बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला याद रखना है। म्यू टू जो है म्यू टू डैश वो ये हो गया n इंटू एन माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस NP। तो दो चीज हो गया, म्यू वन डैश ये हो गया NP, और म्यू टू डैश जो है सेकेंड मोमेंट हो गया n इंटू एन माइनस 1 इंटू पी स्क्वायर प्लस NP। तो ये याद रखिएगा। आगे अब म्यू2 निकालते हैं, म्यू2 निकालने का फॉर्मूला होता है, याद कीजिए म्यू2 जो है जिसको हम लोग वेरिएंस भी कहते हैं, म्यू2 निकालने का फॉर्मूला होता है म्यू2 डैश माइनस म्यू1 डैश का होल स्क्वायर। म्यू2 डैश देखिए ऊपर निकला हुआ है n n माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस NP, ये निकला हुआ है, और म्यू1 डैश का होल स्क्वायर, म्यू1 डैश NP था ना, म्यू1 डैश NP था, तो NP का होल स्क्वायर यानी n स्क्वायर पी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना आएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई करते हैं n स्क्वायर पी स्क्वायर, और ये अंदर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस n पी स्क्वायर प्लस NP माइनस एन स्क्वायर पी स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ दोनों से NP कॉमन ले लेंगे, NP कॉमन लेंगे तो 1 माइनस पी, और 1 माइनस पी बराबर क्यू होता है, NPQ हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है, NPQ आ रहा है, देखिए वही मैं लिखा हूँ, म्यू2 जो है वो म्यू2 किसके बराबर आ गया, NPQ। ये म्यू2 जो होता है वो वेरिएंस कहलाता है, सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन, तो ये वेरिएंस हो गया, तो वेरिएंस का वैल्यू NPQ होगा। तो thus if x is a binomial distribution with parameter NP, then मीन निकालने का फॉर्मूला NP और वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला NPQ। ये फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला कब हुआ, जब वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो। एक बार कोई क्लास में पूछ रहे थे कि मीन का तो फॉर्मूला होता है NP, तो सभी डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं होता है, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में फॉर्मूला मीन का NP है। अब जनरल सारे बाइनोमियल सभी रैंडम वेरिएबल के लिए उसका मीन को आप NP नहीं कर सकते हैं, मैं यहाँ पर प्रूफ करके बता दिया हूँ, इसीलिए कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर है, x इज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर NP, तो देन मीन इक्वल टू n इंटू पी, और वेरिएंस जो है वो n इंटू पी इंटू क्यू, और वेरिएंस का ही रूट अंडर ले लेते हैं, तो वो क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है, तो वेरिएंस निकलेगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्यू जो होता है वो तो लेस देन 1 होता है, एक मिनट, क्यू क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है ना, फेल होने का प्रोबेबिलिटी, क्यू जो है वो लेस देन 1 होगा। तो अब पी क्यू से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी एनपी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एनपी से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर भी एनपी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एनपी क्यू लेस देन एनपी। एनपी क्यू क्या है, एनपी क्यू जो है वो वेरिएंस है, और एनपी क्या है, मीन है, तो वेरिएंस जो है वो लेस देन मीन होगा, वेरिएंस लेस देन मीन होगा। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को हम लोग जीरो नहीं मान रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अगर जीरो हो जाए तो क्यू का वैल्यू 1 भी हो सकता है, क्यू 1 माइनस पी होता है ना, अगर सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी को जीरो मान दे तो क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस जीरो, मतलब क्या हो जाएगा 1। तो 1 हम लोग यहाँ कंसिडर नहीं कर रहे, क्यू क्या लिखा है, लेस देन 1 लिखे, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जीरो नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जीरो हो जाए तो जितना बार ट्रायल करेंगे वो तो जीरो ही आएगा ना, सक्सेस होगा ही नहीं, कभी सक्सेस नहीं हुआ, तो इसीलिए उसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग यहाँ पर क्यू पी जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो मान करके चल रहे हैं यहाँ पर, लेकिन क्यू जो है लेस देन 1 होगा, तो क्यू लेस देन 1 है तो वेरिएंस जो है वो लेस देन मीन होगा, वेरिएंस और मीन दोनों के बीच एक रिलेशन हो गया। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएंस जो होता है वो मीन से छोटा होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएंस लेस देन मीन होगा, ये याद रखिएगा। आगे एक क्वेश्चन है, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 4 and 4/3। मीन है यहाँ पर 4 और वेरिएंस है 4/3। फाइंड पी एक्स ग्रेटर देन 1, ये पता करना है, फाइंड पी एक्स ग्रेटर देन 1। या देखिए कैसे पता करेंगे, समझिएगा इसको। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या है, मीन दिया हुआ है, मीन कितना है 4 है, तो मीन निकलता कैसे है, एनपी, और ये 4 है। फिर वेरिएंस भी दिया हुआ है, तो वेरिएंस कैसे निकलता है, एनपीक्यू, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो एनपीक्यू हो जाएगा वेरिएंस, और वेरिएंस है 4/3, ये नंबर 2 में 1 से डिवाइड कर दीजिए, 2 डिवाइडेड बाय 1, तो एनपीक्यू डिवाइडेड बाय एनपी, और यहाँ पर 4/3 डिवाइडेड बाय 4, 4 कट जाएगा, एनपी से एनपी कट जाएगा, तो क्यू तो निकल गया, क्यू का वैल्यू कितना आ गया 1/3। अब क्यू निकल गया तो क्यू का वैल्यू से पी निकाल लेंगे, पी क्या होता है 1 माइनस क्यू होता है, यानी कि 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3 मतलब 2/3,
अब p भी निकल गया तो n भी निकाल सकते हैं यहाँ से। तो फर्स्ट से आप निकाल लीजिए n इंटू पी का वैल्यू है 2/3 इक्वल टू 4। यहाँ से 2 से ये कट जाएगा तो n का वैल्यू निकल गया 6। तो n निकल गया, p निकल गया। अब हम लोग को पता क्या करना है, px ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो px ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x का वैल्यू होगा क्या, x का वैल्यू तो आपका 0 1 2 3 4 5 6 होगा, क्योंकि n इक्वल टू 6 है, नंबर ऑफ ट्रायल 6 है। तो सक्सेस होने का संभावना मतलब 6 बार ज्यादा ज्यादा सक्सेस हो सकता है, या तो 0 बार या 6 बार। 0 1 2 3 4 5 6 मतलब 0 से लेकर के 6 टाइम्स सक्सेस हो सकता है। तो px ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब ये पूरा आ जाएगा, ये x का वैल्यू 1 2 3 4 5 6। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस px लेस देन 1। px ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब 1 माइनस px लेस देन 1। 1 से छोटा, तो 1 से छोटा क्या है, सिर्फ 0 है। 1 से छोटा मतलब 0 है सिर्फ, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। अब सिर्फ 0 का प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, तो 1 माइनस 0 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, nc0 p टू द पावर 0 q टू द पावर n माइनस 0। ये फॉर्मूला हो जाएगा। n का वैल्यू हम लोग को पता है, n का वैल्यू 6 है, 6c0। p का वैल्यू भी पता है, ऐसे p का पावर 0 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा वो। q का वैल्यू पुट कर दीजिए, q का वैल्यू 1/3 है, तो 1/3 का पावर n की जगह 6, यानी कि 1 माइनस 6c0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, और 1/3 का पावर 6 करने पर 1/3 का पावर 6, यानी कि 1 माइनस 1/729, यानी कि ये आ जाएगा 728 डिवाइडेड बाय 729। तो ये इसका आंसर होगा, px ग्रेटर देन 1 आने का प्रोबेबिलिटी निकल गया। तो ऐसा सवाल बनाया जा सकता है जिसमें मीन दिया हुआ हो, वेरिएंस दिया हुआ हो, उसमें से प्रोबेबिलिटी निकालने दे दे, किसी का भी प्रोबेबिलिटी निकालने दे सकता है। यहाँ पर px ग्रेटर देन 1 लिखे हैं, px इक्वल टू 1 का भी दे सकता है, किसी का भी दे सकता है यहाँ पर। तो इस तरीके का एक सवाल देखिए, मैं यहाँ पर वो सारा जो कैलकुलेशन मैं अभी करके बताया हूँ वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है, वही चीज़ मैं यहाँ पर बताया हूँ। ये आ जाएगा आपका 728/729। क्या क्लियर है, दिक्कत है किन्हीं को बताइए, यस नो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, ये सवाल देखिए, ये क्वेश्चन पिछले बार का है, पीजीटी झारखंड का पिछले बार का सवाल है। ये जरा समझिए क्या है, क्या कह रहा है क्वेश्चन। कंसिडर 10 टॉसेज ऑफ ए 22 कॉइन। 22 कॉइन है यहाँ पर, फेयर कॉइन नहीं, मीन्स खोटा सिक्का है, यानी कि सिक्का जो है वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा। ऐसे आप किसी कॉइन को टॉस करते हैं, अगर फेयर कॉइन रहे तो जितना हेड आने का चांसेज है उतना ही टेल आने का चांसेज है, हाफ और हाफ। 1/2 है, हेड आने का भी प्रोबेबिलिटी और टेल आने का भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि 22 कॉइन है विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग हेड एज 1/3। हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/3 है, यहाँ पर देख रहे हैं, हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/3 है। थोड़ा ऐसा मुड़ा हुआ होगा कॉइन की, हेड आने का प्रोबेबिलिटी कम होगा, टेल आने का ज्यादा होगा। हेड आने का 1/3 है। लेट वाई डिनोट द टोटल नंबर ऑफ टेल ऑब्जेक्ट। अगर एक किसी वो वाइट कॉइन जो है उसको 10 बार अगर हम लोग टॉस करते हैं तो जितना टोटल नंबर ऑफ टेल आता है उसकी संख्या को वाई से डिनोट कर रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशन निकालना 5y + 2 का, जरा समझिए कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले ये क्या होगा, नंबर ऑफ टॉसेज कितना है, 10 है, तो हेयर n इक्वल टू 10 हो गया, और y डिनोट द टोटल नंबर ऑफ टेल ऑब्जेक्ट। तो p मान लीजिए टेल आने के संभावना को, ये p मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल आने का प्रोबेबिलिटी को मान रहे हैं। तो q क्या हो जाएगा, q हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड आने की संभावना, जो हेड आने का प्रोबेबिलिटी है उसको हम लोग यहाँ पर q मान रहे हैं। अच्छा, ये हेड आने वाला को p क्यों ना माने, क्योंकि यहाँ जो बाइनोमियल वेरिएट बनाया है, बाइनोमियल वेरिएबल बनाया है y रैंडम वेरिएबल, तो y क्या बता रहा है, y बता रहा है डिनोट द टोटल नंबर ऑफ टेल। तो टोटल नंबर ऑफ टेल, तो उसी को हम लोग सक्सेस मान लेते हैं, टेल आने का ही। तो टेल आने का प्रोबेबिलिटी को p मान लिया और हेड आने का प्रोबेबिलिटी को q दिया हुआ है, हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/3 है। तो देयरफॉर या इंप्लाइज p बराबर क्या हो जाएगा, p बराबर 1 माइनस q हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस 1/3, यानी कि कितना आ गया, 2/3। अब जरा समझिए, एक्सपेक्टेशन निकालते हैं, y जो है वो बाइनोमियल वेरिएट हो गया यहाँ पर, देयरफॉर y जो है यहाँ पर x नहीं है रैंडम वेरिएबल, यहाँ पर y है, y जो है वो बाइनोमियल वेरिएट हो गया विथ पैरामीटर n की जगह कितना है 10, और p की जगह क्या है, p जो है प्रोबेबिलिटी है 2/3, ये हो गया। अब यहाँ एक्सपेक्टेशन निकाल लीजिए y का, y का एक्सपेक्टेशन क्या निकलेगा, y का एक्सपेक्टेशन को मीन कहते हैं ना, और ये बाइनोमियल वेरिएट है,
तो बाइनोमियल वेरिएट है तो मीन कैसे निकलता है, एनपी। मीन निकालने का फॉर्मूला एनपी, और एन का वैल्यू कितना है 10 और पी का वैल्यू कितना है 2/3, तो ये कितना हो गया 20/3। वाई का एक्सपेक्टेशन निकल गया, वाई का एक्सपेक्टेशन मतलब मीन हो गया, और मीन का फॉर्मूला अभी हम लोग देख चुके हैं एनपी। एन का वैल्यू 10 है, पी का वैल्यू यहाँ पर है 2/3, तो 20/3 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये निकालते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ 5y प्लस 2। याद होगा आप लोग को एक्सपेक्टेशन में लीनियरिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है, तो 5 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन y का और प्लस एक्सपेक्टेशन 2 का। y का एक्सपेक्टेशन आपको पता है, y का हम लोग निकाल के रखे हुए हैं, y का एक्सपेक्टेशन है 20/3 और प्लस 2 का एक्सपेक्टेशन 2, कांस्टेंट का वही होता है, तो कितना हो गया 100/3 प्लस 2 यानी कि 106/3 हो जाएगा। इसका ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन में ये है 4 ऑप्शन, तो 106/3 यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ये लास्ट बार का सवाल था। अब यहाँ पर देखिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का भी यूज किया गया है और एक्सपेक्टेशन वगैरह का भी यूज किया गया है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी भी यूज किया गया है। कोई दिक्कत बताइए, समझ में आया या नहीं? सागर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो अच्छा ठीक है, समझ में आ गया। अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, आप लोग बाकी लोग बताइए, क्लियर है, समझ में आ गया या नहीं आया? यस नो? क्योंकि छोटा सा सवाल है, मैं तो अभी पूरा लिखा हूँ इसीलिए, नहीं तो आप तुरंत ये बना सकते हैं। हाँ विक्रम बताइए। विक्रम कोई सवाल? हाँ सर, गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग बताइए। सर पी क्यों नहीं लिए 1/3 के लिए? एक्चुअली वाई जो रेंडम वेरिएबल माना है ना, तो जी आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के डेफिनेशन में आइए, जी पी हम लोग कहते हैं सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी, और जी रेंडम वेरिएबल जितना बार सक्सेस होता है वही है ना विक्रम, जी जितना बार सक्सेस होता है उसी की संख्या को एक्स से डिनोट करते हैं। जी यहाँ सर। पर वाई किसको डिनोट किया है, नंबर ऑफ टेल्स को। वाई डिनोट द टोटल नंबर ऑफ टेल्स, मतलब सक्सेस क्या है, टेल है या हेड है। सक्सेस होने के प्रोबेबिलिटी को एक्स से डिनोट करते थे, यहाँ रेंडम वेरिएबल वाई है, टेल की जी संख्या को वाई से डिनोट किया, मतलब टेल आएगा तब ना सक्सेस होगा। अच्छा, टेल को सक्सेस किया है। हाँ, अच्छा, तो जब टेल आएगा तब सक्सेस होगा, तो इसीलिए टेल जब आएगा तो टेल वाला का प्रोबेबिलिटी को आप पी मानिए, सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी पी मानते हैं और फेल होने का प्रोबेबिलिटी को क्यू मानते हैं। जी ठीक है, ठीक है सर। हम्म। तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर वो कंफ्यूजन हो सकता है, ज्यादातर लोग क्या करेंगे उल्टा करेंगे, यहाँ देखेंगे कि हेड आने का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है तो उसी को पी मान लेंगे, तो वहां पर वो गलत हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पर छोड़ते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में कल अपने टाइम पर। एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी मुझे बताना था वो मैं बता दिया हूँ, अब इसी तरीके से सब कुछ क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, प्रैक्टिस सेट में मैं दूंगा फिर। और कल जो है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और एक और डिस्क्रीट में पढ़ना है, 2-3 डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है डिस्क्रीट में, तो उसके बारे में हम लोग कल बात करते हैं। चलिए ठीक है, सभी को थैंक यू, गुड नाइट।